डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज इस सीरीज़ में मैं लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले लेक्चर में हमने आपसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनेशन बताया था। WHO के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरल एंड सोशल जो इन स्तर पे फिट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। क्या क्या बताया था? एक फिजिकल बताया था इस लेवल पे, दूसरा था इमोशनल था, सोशल था, और कौन सा था? बिहेवियरल। वो फिट कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाएगा। फिर इसके बाद मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था और उस प्रॉब्लम में क्या क्या स्ट्रेटजीज थी कि जिससे हम इससे दूर हो सकते थे। तो एनसीईआरटी में कि जब हम आज़ाद हुए थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम यानी कि 1947 में, दो चीज़ें तो पैरेलल हो ही नहीं पाई थी। क्या क्या चीज़ें थी? एक तो पॉपुलेशन थी और दूसरा क्या था? रिसोर्सेज था। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल ना होने की वजह से इसको कंट्रोल करना चाहा गया और कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। उनमें से आपने एक प्रोग्राम पढ़ा था 1951 में, फैमिली प्लानिंग के नाम से आया था। और फिर इस प्रोग्राम को हम हर 10 डिकेड में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। फिर जो फैमिली प्लानिंग था यही हमारा RCS के नाम से जाना गया। फिर RCS के मैंने आपको कुछ टास्क बता दिए थे कि वो क्रिएट करना चाह रहा था अवेयरनेस को, किसके रिलेटेड? जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट थे उसके बारे में बात करना चाह रहा था। और RCS ने जो अवेयरनेस पैदा किया, किशोरावस्था के लिए कुछ कंडीशंस बताई थी, जो मैरिजेबल एज के लोग होते हैं उनके लिए कुछ कंडीशन बताई थी और कुछ जनरल अवेयरनेस जैसे बातें कर ली थी। तो ओवरऑल ये निकल के आया था कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। इस वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो MMR है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे के मरने की दर है, ये क्या कर गई थी? डिक्रीज़ कर गई थी। और इनके डिक्रीज़ होने से नतीजा ये हुआ कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई। तो अब जो इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन है इसको हमें क्या करना है? स्टेबलाइज करना है। तो अगली हेडिंग देखिए क्या है? पॉपुलेशन के स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। स्टेबलाइज कैसे हो, और इसको स्टेबलाइज करने का जो ऑप्शन है वो क्या है? बर्थ कंट्रोल। तो आज हम दो चीज़ें देखेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। देखिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर ऐसा है ना, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा और बिल्कुल लिंक से। लिंक मतलब आगे ही जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना वो पीछे वाले से ज़रूर कनेक्ट करके मैं पढ़ाऊँगा। तो हम जानते हैं कि अलग अलग फील्ड में, अब बुक पे देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो अलग अलग फील्ड में क्या हुआ, डेवलपमेंट होने से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल है ये क्या कर गई? इंक्रीज़ कर गई। और जो ज़्यादा इम्पेक्ट आया वो किस पे आया? इंक्रीज़ होने से क्या हुआ? जो हेल्थ फैसिलिटी थी ये भी इंक्रीज़ हो गई और लिविंग कंडीशन पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा। जो मैं एग्जांपल के तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर आप दो कंपेरिजन यहाँ से लेंगे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन, तो 1900 में इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन 200 थी। 200 से ये 3 गुना बढ़ गई। कितने सालों में? 1900 से 2000 तक आते आते ये 3 गुना बढ़ गई, 6 बिलियन हो गई। फिर जब 2011 में सेंसस हुई ना तो इसकी पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई? 7 बिलियन, 7.2 बिलियन पहुंची। तो ये चीज़ ध्यान देना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक डेटा है कि 1900 में ये जो पॉपुलेशन थी 2 बिलियन थी। उसके बाद 2000 में ये पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई? इसका 3 गुना बढ़ गई, 6 बिलियन आ गई। और फिर 2011 में ये पॉपुलेशन कितनी आ गई? 7.2 बिलियन। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का रिकॉर्ड दिया गया है। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो भी इससे पीछे नहीं हटी। इंडिया की पॉपुलेशन आज़ादी के टाइम 1947 में 350 मिलियन थी। 2000 में 1 बिलियन पहुंच गई, क्लोज टू बिलियन एनसीईआरटी लिखती है। और 2011 में ये 1.2 बिलियन हुई, 2014 में 1.25 बिलियन हो गई और 2024 में ये कितनी है? 1.45 बिलियन। यानी कि आज भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो पहले जिस रेट के साथ बढ़ रही थी अब उस रेट के साथ नहीं बढ़ रही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे एक डेटा दिया गया था उस वाले चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। वहाँ पे 1981 का डेटा दिया गया है जहाँ पे ग्रोथ रेट का जिक्र किया गया है।
और यहाँ पे भी देखिए एक डेटा दिया गया है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो अगर आप पढ़ो तो दिखेगा कि पॉपुलेशन जो है इसलिए इतनी तेज़ी से बढ़ी, क्यों बढ़ी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था और जो आईएमआर था ये इंक्रीज़ कर गया था, और नंबर ऑफ़ पीपल जो थे वो भी रिप्रोड्यूस करने वालों की संख्या भी क्या थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लेस देन 2% है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लेस देन 2% लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वो पता है कितनी है, 1.75 है। इसका मतलब लेस देन 2% को हम कैसे पढ़ेंगे, लेस देन 2%। अगर इसको पढ़ना चाहोगे तो वो ये कह रही है कि अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग में 1 ईयर में, 1000 लोग में 1 ईयर में कितने लोग बढ़ जाएंगे, 1000, हाँ बताइए। जैसे अगर 2% है तो आप 100 के हिसाब से बोलो, 1 मिनट, अगर 2% है तो आप 100 के हिसाब से पहले बोलिए। यहाँ पे 2% लिखा है, इसका ये मतलब है कि 1 ईयर में अगर ये 100 लोगों का ग्रुप हो तो ये 100 लोग इस रेट के हिसाब से 2 लोग को और पैदा कर देंगे 1 साल में। और अगर इसी चीज़ को मैं 1000 में बोलना चाहूँ तो अगर 1000 लोग होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, 1 ईयर में कितने लोग को पैदा करेंगे, 20 लोग को बर्थ कर देंगे। ये चीज़ें हैं, इसका मतलब मैंने वहाँ पे देखिए लिख दिया है, आप देख लेना इसको। थोड़ा टाइम कम है और मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं रिवीजन के रूप में ही दिखाना चाहता हूँ आपको चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप देख लेना। अब आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, दैट मीन्स ये है कि 1 साल में 1000 लोग में 20 लोग बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 लोग में से 1 साल में 20 लोग बढ़ेंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इस हाई ग्रोथ रेट से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसमें आपको कमी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था कि स्कार्सिटी हो गई थी खाने पीने के लिए, कमी हो गई थी। तो अब सवाल इस बात की कि अगर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गई है तो इसके ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल पाया जाए। तो अगली हेडिंग क्या आती है कि हाउ टू कंट्रोल ग्रोथ रेट। इस ग्रोथ रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के भी कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले क्या है, पढ़ लेते हैं। हमको मोटिवेट करना है स्मॉलर फैमिली। और क्या है कि किस तरीके से वो स्मॉलर फैमिली आ पाएगी, उसके लिए हमको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमको दिखाना है कि शोविंग मतलब दिखाना ए हैप्पी कपल विद द 2 चिल्ड्रेन, यानी कि जो कपल हैं, है ना, जो कपल हैं ऐसे, इनके 2 बच्चे यहाँ पे बना के दिखा दीजिए और दोनों आपस में क्या है, काफ़ी खुश हैं। इस तरीके से दिखाना ताकि लोगों को दिमाग में ये चीज़ असर करे। और इसी चीज़ को लेके एक स्लोगन भी है, वी टू आवर टू, यानी कि स्लोगन क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा कि हम दो हमारे दो, ठीक है ना। और क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो वैधानिक यानी कि स्टैचुटरी तरीके से मैरिजेबल एज को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। अब इसमें मैं आपको कुछ डेटा फिर से बता रहा हूँ। अगर आप 1978 में जाओगे तो फीमेल एंड मेल की जो शादी करने की एज थी, फीमेल के लिए 18 थी और मेल के लिए कितनी थी, ये 21 थी। 1978 की बात कर रहे हैं। और उससे पहले 1929 में फीमेल के लिए 14 साल थी, मेल की 18 थी। 1978 में फीमेल की 18 हो गई, मेल की 21 हो गई। और अभी 2021 में ये अप्लाइड तो नहीं हुआ है, दोनों की जो मैरिजेबल एज है वो बराबर कर दी गई है, फीमेल के लिए भी 21 है और मेल के लिए भी क्या 21 है। रीज़न ये है कि इस एज तक आते आते 21 ईयर में अभी जो फीमेल होती हैं वो ग्रेजुएशन ही कर रही होती हैं। तो ग्रेजुएट होने के बाद ही बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन अच्छा लिया कि मैरिजेबल एज को क्या किया, इंक्रीज़ किया। क्लियर है ये। तो इनसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और क्या है कि हमको इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए जो स्मॉलर फैमिली हैं। यूज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकने वाले जो तरीके हैं उसको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, एक बार लिस्ट करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मोटिवेट करना है स्मॉलर फैमिली के बारे में, और कपल को अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी दिखाना है, यानी कि वी टू आवर टू जैसा स्लोगन। तीसरा, सुनते रहना बात को। तीसरा क्या है, मैरिजेबल एज को हमको क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे 3 डेटा मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी से बाहर 1929 का है, 1978 का है और एक आपका 2021 का है। 1929 में आप मुझे बताइए फीमेल के लिए कितनी साल थी, ये 14 साल थी। मेल के लिए कितनी थी, ये 18 थी,
1978 में क्या हुआ फीमेल के लिए कितनी रखी गई, फीमेल के लिए कितनी रखी गई 1978 में 18 साल कर दी गई, और मेल की कितनी कर देगी 21 कर दी गई। और 21 में क्या है, दोनों के लिए 21 और 21 आ गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या है कि मैंने अगला पॉइंट आपसे बोला कि हमको यूज़ करना चाहिए कंट्रासेप्टिव मेथड। तो आगे हम आपको बताते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है ना, और जिस चीज़ से आप प्रेगनेंसी को रोक रहे हो वो कंट्रासेप्टिव अपने पास कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए हम बात करते हैं किसके ऊपर, आइडियल कंट्रासेप्टिव के ऊपर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने एक ट्रिक बना दी है, फेयर से याद कर सकते हो, FAIRE, फेयर। ठीक है ना। एफ से मतलब क्या होना चाहिए, आइडियल कंट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आने चाहिए। ए से क्या होना चाहिए, अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल हो। आई से क्या आना चाहिए, नो इंटरफेयर, आई से इंटरफेयर ना करता हो किसमें, सेक्सुअल डिज़ायर में। ठीक है ना। आर से क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल आप जानते हो कि अगर एक बार आपने यूज़ कर लिया, एक बार आपने यूज़ किया, तो जब आपकी इच्छा हो कि नहीं हमको फिर से बच्चे चाहिए तो आप उसे हटा सको। जैसे जो टोबिकटोमी होती है वैसे एक्टोमी होती है, ये इरिवर्सिबल है। बाकी और भी जो कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल हो गया, जैसे कि बैरियर मेथड से हो गया, सर्वाइकल कैप है ना, या फिर वाल्ट है, या फिर कंडोम्स वगैरह है, ये कैसे आते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है ये। आगे तो रिवर्सिबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। तो आप इनको फेयर से याद रखना, FAIRE। एक बार फिर से बताइए, फ्रेंडली, अवेलेबल ईजिली, और क्या इंटरफेयर ना करता हो, रिवर्सिबल हो, और क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। इतनी चीज़ें हैं ये। अब मैंने क्या किया ना, जो कंट्रासेप्टिव मेथड से हैं इसी से हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेंगे या बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रासेप्टिव मेथड में मैंने सारे मेथड को यहाँ पे आपको दिखा दिया है, और बहुत अच्छे से देखना, अच्छा फ्लो चार्ट है, समझ में आएगा। इनमें से पहला मेथड कौन सा है, नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरी कौन सी, IUDS, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हो गई, इंजेक्शन हो गया, इम्प्लांट हो गया, और सर्जिकल मेथड। यहाँ पे कुल 8 मेथड दिखाए गए हैं। एक बार फिर से लिस्ट करते हैं, आप मुझे बताइए हमने क्या बताया आपको। सबसे पहले एक तो नेचुरल मेथड हो गया, यहीं पे लिखते हैं, एक तो नेचुरल मेथड पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा होगा, ये बैरियर मेथड हो जाएगा। तीसरी IUDS के बारे में, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो गई। चौथा क्या, ये OCP के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा क्या, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हो जाएंगी। छठा क्या, ये इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सातवां क्या है इम्प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और आठवां क्या हो जाएगा, SM, सर्जिकल मेथड हो जाएंगी। तो इसी को मैं कैरी करता हूँ, वीडियो होने दीजिए, लंबी हो जाएगी फिर भी। देखिए नेचुरल मेथड में, नेचुरल मेथड का नाम होता है ट्रेडिशनल मेथड। ये वो तरीका है जो आज से नहीं, बहुत पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया, ट्रेडिशनल मेथड। और इस मेथड का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, और इसमें किसी भी तरीके से हम कोई मेडिसिन या कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं भाई। होता क्या है कि ओवम और स्पर्म को, ठीक है ना, जो मीटिंग है, जो मिलना है, उसको रोक देते हैं। और इसको रोकने का 3 तरीका है। पहला तरीका इसमें क्या होता है, पीरियाडिक एब्स्टिनेंस होता है। दूसरा क्या है, विड्राल या क्वाइटस इंटरप्टस है। और तीसरा क्या होता है, ये लैक्टेशन एमेनोरिया होता है। समझते हैं कि करके यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। हम जानते हैं कि फर्टाइल पीरियड, आप जानते हो, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक में पढ़ा हुआ है, वो 10 to 17 डेज होता है। तो इस दौरान हमें अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस से, ठीक है ना। दूसरा तरीका है विड्राल। विड्राल में क्या है, देखिए हमको विड्राल या क्वाइटस इंटरप्टस, इंटरप्टस मतलब होता है बाधा। तो विड्राल द पेनिस बिफोर द इजैकुलेशन एंड द प्रिवेंट द इंसेमिनेशन, यानी कि विड्राल में हम प्रिवेंट करते हैं किसको, इंसेमिनेशन को। इंसेमिनेशन आप जानते हो, सीमेन का ट्रांसफ़र करना वेजाइना के अंदर। और तीसरा तरीका कौन सा है, लैक्टेशन एमेनोरिया है। इसमें इस दौरान लैक्टेशन मतलब आप जानते हो मिल्क है, और मिनोरिया वर्ड आता है मेंस्ट्रुअल के लिए। और अगर एमेनोरिया लग गया, यानी कि लैक्टेशन के टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम क्या होता है कि मेंसेस नहीं आते हैं, तो उस दौरान भी सेफ पीरियड माना गया है, और ये 6 महीने तक एप्लीकेबल होता है। नो ओवुलेशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, यहाँ पे लिखा गया ना, नो ओवुलेशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। क्लियर।
अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसका जो फेलियर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ अभी कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है ना। और इस कंट्रासेप्टिव मेथड में एक मेथड हमने कौन सा डिस्कस कर लिया? नेचुरल मेथड। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसके ऊपर? बैरियर मेथड के ऊपर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ रिकॉल हो गई होगी, समझ में आ गई होगी।